नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज भारत। आज की चर्चा का विषय है दुनिया में सबसे अहम और सबसे चर्चित मुद्दा ईरान में विद्रोह और अमेरिका का ईरान पर हमले की आशंका। अगर अमेरिका या फिर इजराइल अमेरिका का जो साथी देश है ईरान पर हमला करते हैं या फिर ईरान में अगर तख्तापलट पलट होता है, ईरान में अगर खामेनेई की जो सत्ता है वो अगर वहाँ से जाती है तो फिर हालात क्या होंगे? और ख़ास तौर पर बात है भारत की, भारत-ईरान संबंधों की और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है वो वहाँ के विद्रोह से हो या फिर विदेशी हमले से हो। लेकिन अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है, तो इसका भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा? ये आज की चर्चा का विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गौर से ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक आप गौर से देखिएगा। आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्यों इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन। वाक़ई अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये भारत के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी हो सकती है, एक बड़े खतरे की घड़ी हो सकती है। किस तरह से ये भारत के लिए संकट हो सकता है, हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार ज़ुहैर तुराबी जी, हम उनको जोड़ेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। तुराबी साहब नमस्कार, आपका स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद अनुज जी, धन्यवाद। अभी हालात ये हैं ईरान में कि एक तरफ वहाँ पर विद्रोह है, कुछ शहरों में तमाम विद्रोह फैला हुआ है, दूसरी तरफ ईरान पर हमले की लगातार धमकी दे रहा है अमेरिका और इज़राइल। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तो ये सत्ता परिवर्तन सिर्फ़ ईरान में नहीं होगा, अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है तो इस पर माना जा रहा है कि इसका भारत पर बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान देखें या पूरा जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको देखें। कैसे देखते हैं आप तुरावी साहब? देखिए अभी फ़िलहाल जिस तरीके के हालात हैं ईरान में जो रैलीज़ निकल रही हैं, ईरान में ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि वहाँ पे महँगाई इस वक़्त अपने चरम पे है और जो डॉलर के मुकाबले में जो वहाँ की जो करेंसी है तुमान, उसका बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 16 लाख तुमान के बराबर लगभग $1 की खरीद हो रही है। तो वहाँ पे जनता में जो है इस बात को लेके बहुत परेशानी है, नाराज़गी है। लेकिन वहाँ की जनता बहुत समझदार है और पर्शियन जो है बहुत पुराना जो है वहाँ की जो सभ्यता है बहुत पुरानी है और उनको पता है कि जो अगर यहाँ की जो मौजूदा जो सत्ता है अगर वो जाती है तो वहाँ पे इराक जैसा ही एक निज़ाम वहाँ पे खड़ा हो सकता है कि जहाँ पे सरकार भले ही होगी लेकिन वो उसपे कब्ज़ा अमेरिका का होगा और जो वहाँ की जो भी संसाधन है, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे ऑयल हो या जो भी चीज़ हो, उसपे अमेरिका का ही कब्ज़ा रहेगा, कंट्रोल रहेगा। तो उनके हालात और भी इससे भी बदतर हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मतलब ऐसे सिचुएशन नहीं क्योंकि अगर सरकार के विरोध में अगर वहाँ पे कुछ लोग निकल रहे हैं, तो प्रो गवर्नमेंट जो रैलीज़ हैं, वो उससे बड़ी निकल रही है, हालाँकि वो मीडिया में नहीं आ रही हैं, लेकिन वो उनसे बड़ी रैलीज़ हो रही हैं। अब रही बात अगर किन्हीं कारणों से अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है, तो उसका भारत पे बहुत ज़्यादा बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है और भारत के हित में नहीं होगा वहाँ पे रेजिम चेंज। आप अगर देखें 1990s में जब सोवियत संघ जब अफ़गानिस्तान को छोड़ के वापस चला गया और वहाँ पे जो तालिबान का जो संघर्ष था वो जब खत्म हुआ रशियन के साथ, तो जो वहाँ के जो जितने भी जो तालिबान के जो लड़ाके थे और जितने भी जो लोग लड़ रहे थे उनको कौन प्रोवाइड वो अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था, सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा था, हथियार के सपोर्ट अमेरिका का था, सारी चीज़ें अमेरिका के सपोर्ट से थी, लेकिन उनको प्रोवाइड करवा रहा था पाकिस्तान, जो कि भारत का एक बहुत ही कट्टर जो है अभी तक दुश्मन रहा है, शुरू से लेके। और पाकिस्तान उनको जो है सारी सुविधाएँ उस प्रकार की जो है उनको मुहैया करा रहा था। और जब
रशिया के साथ जब वो जो लड़ाके जो थे जिनको बाकायदा पाकिस्तानी फौज ने उनको ट्रेनिंग दी, वो जब खाली हुए तो फिर उनको पाकिस्तान ने भारत की ओर मोड़ दिया। और आप देखेंगे कि 90s के दशक में जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा आतंकी वारदात हुए, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज हुई, बहुत ज्यादा मौतें हुई। भारत के नागरिक बहुत से हताहत हुए, मारे गए। भारत की सेना में बहुत लोग शहीद हुए, बहुत हमारे जवान। तो अगर उस दौर को देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी जो है ऐसे सिचुएशन में। तो जब 1970s जब 79 में जब ईरान में जो जो रेजीम चेंज हुआ था, जब तब की जो शाह पहलवी की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट हुआ और एक धार्मिक नेता कह सकते हैं इमाम खुमैनी, जब उन्होंने उनके नेतृत्व में जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद अमेरिकन उनका जो सरकार का जो मोटिव था, जो जो नई सरकार बनी इमाम खुमैनी के नेतृत्व में, उनका जो एकमात्र मोटिव था कि अमेरिका विरोध। और जो उनको उन्होंने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी। इजराइल को उन्होंने माना कि ये एक जो है कब्जा है, एक अवैध कब्जा है फिलिस्तीन की लैंड पर। तो ये ईरानी जो अभी का जो रेजीम है वो इसी पे काम करती है कि वो अमेरिका का हर स्तर पे विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में जितनी भी बुराई है उसका उसका अगर कोई सूत्रधार है तो अमेरिका है। ये जो जो इस मौजूदा जो ईरान की जो सरकार है उसकी पॉलिसी है कि मौजूदा जो अमेरिका है वो हर बुराई का दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी देश में अगर कुछ बुरा हो रहा है या किसी देश के साथ बुरा हो रहा है या किसी दिक्कत हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं अमेरिका से लिंक जरूर होता है। अमेरिका लोगों को अपने दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को और चीजों को लूट के ले जाता है, और अपने जिस तरीके से कभी ब्रिटेन का जो है भारत पे कब्जा था और वह यहाँ के भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी और यहीं के लोगों को दाने दाने का मोहताज बनना पड़ा था। वही चीज अमेरिका भी करता है क्योंकि अब वो सुपर पावर है। तो ये जब ईरान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका जो झुकाव था वो जो वो एक जो इस्लाम में दो तरीके के सेक्ट हैं, एक शिया धर्मावलंबी है, एक सुन्नी धर्मावलंबी है। तो जो शिया सेक्ट के वो जो धर्मावलंबी वहां पे उनकी जो सरकार बनी, और जो पाकिस्तान में उसी समय उदय हुआ जनरल जियाउल हक का, जो कि वहाबी विचारधारा के को ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया। और सिपाही साहबा और लश्कर झांगवी, ये दो ऐसे संगठन थे जो जिनको उन्होंने बहुत फ्री फ्री जो है बिल दिया उनको, और वो तमाम तरीके के उन्होंने जो वहां पे हिंसा की, और वो हिंसा थी जो वहां पे पाकिस्तान में रह रहे शियों के खिलाफ। उसके 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 जो है विरोध में TNFJ नाम का एक संगठन था, मुझे एक हफीक जाफरिया के नाम से एक जो है संगठन उभरा, उसको ईरान ने जो है सपोर्ट किया, और ईरान ने उनको सपोर्ट किया, जबकि पाकिस्तान की जो ये जो सरकार थी उस टाइम की, उसने और सऊदी अरब ने इन संगठनों को, जो वहाबी संगठन थे जो कि देवबंदी विचारधारा से प्रेरित थे, वहाबी विचारधारा से, उनको उन्होंने प्रमोट किया। और एक शिया सुन्नी का एक बहुत लंबी 20 साल की जो लड़ाई चली, उसमें दोनों तरफ से बहुत से क्लेरिक्स यानी कि जो मौलाना मौलवी थे वो मारे गए, और जो भी डॉक्टर इंजीनियर होता था उनकी भी हत्याएं एक दूसरा ग्रुप कर देता था। तो एक बहुत लंबे, तो इसमें क्या था कि ये जो दोनों सेक्ट की जो लड़ाइयां थी, इसके वजह से क्या हुआ कि भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान अपना हमेशा से एक आक्रामक रुख अपनाता था और जिस तरीके से भारत को परेशान करने की ताक में रहता था, तो वो अपने इंटरनल इश्यूज में उलझ गया। और ये भारत के लिए एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उसने चेक एंड बैलेंस का काम किया, और भारत अपने जिस तरीके से भारत अपने हमेशा से डेवलपमेंटल और तरक्की के क्षेत्र में जो है आगे रहा है, तो उसमें भारत आगे बढ़ सका, और आज भारत तमाम सेक्टर्स में जो है बहुत आगे है। इसके अलावा जो वहां पे
जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि जब सीएनआरसी का मामला हुआ था या पाकिस्तान जो धारा 370 खत्म हुआ था उस समय भले ही जो वहाँ के जो रहबरे मुअज्जम कहे जाते हैं जो सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब वो उन्होंने जरूर भारत के खिलाफ कुछ कुछ उसमें नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन वो एक सिर्फ बयानबाजी ही थी। अगर इसको और थ्रू आउट देखा जाए तो बयानबाजी तो भले ही हुई हो, उसमें भारत के खिलाफ रही हो, लेकिन जो ईरान ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की या जो भी सौदे किए वो भारत के साथ किए और भारत को उसका लाभ हुआ, चाहे वो चाबार पोर्ट का हो मामला हो या सस्ते में जो है भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने का मामला हो या और भी तमाम ऐसे ईरान के अंदर तमाम जो ऐसे ठेके थे जो भारतीय कंपनियों को दिए गए। उसमें पाकिस्तान और चाइना को भी जो है इग्नोर करते हुए भारत की तमाम कंपनियों को जो है दिए गए। लेकिन अगर रेजिम चेंज होता है तो जो रजा शाह पहलवी हैं, जो शाह पहलवी के बेटे हैं, वो वही काम कर सकते हैं कि जो 1965 में या 1971 में जो उनके पिता शाह पहलवी ने किया था कि जब उनकी सरकार थी तो शाह पहलवी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, आर्म सप्लाई किया था, क्योंकि उस समय वो अमेरिका की कठपुतली सरकार थी और अमेरिका का बहुत ही जो भी उस टाइम के जो रिसेंट जो टेक्निकल वॉरफेयर के जो हथियार थे वो पाकिस्तान को ईरान ने दिए थे। तो अगर पहलवी या इस तरीके का जो है रजा शाह पहलवी फिर से अगर उनकी सत्ता आती है तो आप मान के चलिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द ईरान भी होने वाला है, क्योंकि वही नीति अपनाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी अमेरिका की एक हिसाब से कठपुतली सरकारी कही जा सकती है। हमें यहाँ मिलाया जाता है जब उनके जनरल्स को उनके सेना के जो है उनको उनको अलग से ट्रम्प बुला के और उनका जो है उनको दावत देते हैं। और इसी तरीके से ईरान के जो जो शाह पहलवी का जो बेटा है रजा शाह पहलवी, उनको भी अमेरिका उसी तरीके से देता है। अगर उनकी सत्ता दोबारा वापस आती है तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात होने वाली है। और ये इन चीजों को जो हमारी जो खासतौर से जो मीडिया है वो बहुत सरसरी अंदाज में देख रही है, उसके अंदर झांक के नहीं देख रही कि किन चीजों, भले ही वो दुनिया ये मतलब तमाम इल्जाम हो कि वो कट्टरपंथी सरकार है, हिजाब पे पाबंदी, हिजाब के लिए तमाम चीजें हैं या और भी तमाम चीजों की जिन भी बातों के लिए जो मीडिया जो एनालिसिस करती है कि ईरान बुरा है, लेकिन भारत के लिहाज से जो मौजूदा जो ईरान का रेजिम है वो भारत के लिए ज्यादा मुफीद है बनिस्बत अगर ये रेजिम चेंज होता है। बिल्कुल। तो रावी साहब एक और सवाल लेंगे। भारत में अगर हम वर्तमान समय की स्थिति देख रहे हैं, चाहे आम जनता की देखें या पॉलिटिकल लोगों की देखें या फिर हम मीडिया की देखें, लोग या तो दलगत राजनीति के आधार पर या फिर धार्मिक आधार पर लोग बटे हुए हैं और कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि वो ईरान का सपोर्ट करें कि अमेरिका का करें या इजराइल का करें, किसका सपोर्ट करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि ये मुद्दा भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए कितना गंभीर है और भारत सरकार की जो रणनीति है वो पिछले कुछ समय से आप जो देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ईरान के मसले को लेकर भारत सरकार, विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सजग है और मंथन कर रहा है कि ये भारत के लिए आगे आगे कितना बड़ा संकट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अनुज जी, देखिए हम जब हम आप जैसे एक पत्रकारिता के छात्र जो है इस तरीके की चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं, तो भारत सरकार तो बहुत बड़ी चीज है और उसके तमाम हाथ होते हैं और वो इस बात को बहुत बड़ी बात ही वाकिफ होंगे कि ईरान में जो जिस तरीके से भी अशांति है या जिस तरीके से भी वहां पे अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि अब ज्यादातर जो समाचार हैं वो आ ही नहीं पाते। जो वेस्टर्न मीडिया चाहता है वही चीजें आपको, चाहे जितना आप सर्च कर लीजिए गूगल पे या किसी और दूसरे उस पे या एआई से पूछ लीजिए, आपको दिखेगा वही जो वेस्टर्न मीडिया चाहता है वही वो दिखाया जाता है।
अगर आप ईरान के जो वहाँ के जो लोकल अखबार हैं, उनकी अगर आप वेबसाइट उनके नाम से सर्च करिए, या आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके उनकी चीजों को आप सर्च करिए और वहाँ के लोकल खबरों को पढ़िए, तब आपको इन बातों का अंदाजा लगेगा कि वहाँ पे जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो उतना उस स्तर से वहाँ पे जो एहतजाज हो रहे हैं या जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वो उतने उस लेवल के नहीं है। ईरान में इस मौजूदा जो सूरत हाल है, बहुत से जानने वाले मित्र हैं वहाँ पे, जिनसे पिछले दिनों बात हुई, तो जो दिन में है, दिन में सरकार के पक्ष में लोग जो है निकलते हैं, और उनको पता है कि अगर ये रेजिम चेंज होता है तो उनकी जिंदगी और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क इराक की दशा वो पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो उनको पता है कि ये जैसे भी सरकार है वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत कि अगर अमेरिका का कोई पपेट वहां पे आके बैठ जाता है ईरान में, वो उनके लिए मुफीद नहीं होगी। तो दिन में जो 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 तमाम मीडिया आउटलेट्स पे दिखाई जाती है जो खबरें, वो रात में ज्यादातर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, और वहां पे उनके साथ बाकायदा जो कि कई वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, आकिब अली जैदी हैं और जाफरी साहब हैं, उनकी भी तमाम बयानात पढ़े हैं, देखे हैं। उन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यू दिया है कि वहां पे जिस तरीके से रात में लोग निकलते हैं, उनके साथ कैमरे होते हैं, और लोग उसका जो है वीडियो बना के और वो प्रसारित कर दिया जाता है। जबकि वही उसी ईरान में दिन में उससे बड़ी बड़ी रैलीज होती है प्रो गवर्नमेंट, सरकार के समर्थन में, कि हम सरकार के इस विपदा वाली स्थिति में, इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, और सरकार इसका कहीं ना कहीं से कोई हल निकाले। लेकिन वो चीजें मीडिया में वो नहीं आती हैं, और जो छोटी घटनाएं होती हैं वो मीडिया में आती हैं। तो इसी वजह से अभी भी उसको बड़ा बताया जा रहा है, जबकि वहां बड़ा नहीं, क्योंकि देखिए अमेरिका को कोई ना कोई रीजन तलाश करना है, उनको ईरान पे हमला करना है। तो अमेरिका इजराइल इस तरीके की जो है पूरी दुनिया में वो बना रहा है, उसका चेहरा बना रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, और वह वहां की सरकार उसको कुचलने के लिए दमन कर रही है, और वहां के लोगों को मार रही है, जनता को मार रही है। जबकि उससे बड़ा अभी प्रदर्शन कल 1000 शहरों में अमेरिका में हुआ, लेकिन वो उतना मीडिया में वो नहीं हुआ। वैसे ही प्रदर्शन इसराइल के अंदर हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, और लगातार हो रहे हैं जब से ये युद्ध चल रहा है गजा में, और तब से लगातार वहां पे इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन वो मीडिया में उस तरीके से उसका कवरेज नहीं हो रहा। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से वो तमाम देशों से भिड़े हुए हैं, वो वो प्रदर्शन को नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि दुनिया के बहुत से देश इस समय इंटरनली ईरान के साथ हैं। जैसे कि वहां पे नेदरलैंड है, ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है, तो जो डेनमार्क है वो क्यों क्यों जो है अमेरिका का साथ देगा? वो खुफिया तमाम जानकारियां जो है ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। टर्की जिससे ईरान की नहीं बनती है, लेकिन कुर्द चूंकि उनके भी दुश्मन है, उनके भी दुश्मन है कुर्द, तो वो कुर्द के बारे में तमाम जानकारियां वो ईरान को दे रहा है कि कुर्द ऐसा करने वाले हैं, वो अमेरिका और इसराइल के जो है शह पे इस तरीके की चीजें करने वाले हैं। उससे पहले उन चीजों को दबा दिया जा रहा है। तो वहां पे जो जनता के उससे तो रिजीम चेंज होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है कि जनता वहां पे रेजिम चेंज करवाएगी। हाँ, अमेरिका और इसराइल कुछ ऐसे हथियार से हमला करें, परमाणु बम मार दें या कुछ ऐसा कुछ कर दें, तो वहां पे सब चीजें तहस नहस हो जाए, तो भले ही रिजीम चेंज हो, लेकिन रिजीम चेंज होने वो जनता अगर ये लोग सोच रहे हैं कि जनता वहां पे सत्ता परिवर्तन करवाएगी, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत दूर की कौड़ी है। अभी इस पे पुनर्विचार की जरूरत है। जी बिल्कुल। तुरावी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी और तमाम महत्वपूर्ण पहलू, जो भारत ईरान संबंध, अमेरिका की मंशा क्या है ईरान को लेकर, अमेरिका क्यों कब्जा करना चाह रहा है, पाकिस्तान और रजा पहलवी, रजा शाह के जो पिता थे उनके क्या संबंध थे, पिछले क्या हुआ है, ये सारी बातें ऐसी आपने रखी जो मुझे लगता है पूरे देश को जानने की जरूरत है और पूरी दुनिया को समझना चाहिए।
कि ये जो ईरान में हो रहा है, ये भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया तुराबी साहब, आपने समय दिया और तमाम जानकारी दी धन्यवाद, हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार ज़ोहैर तुराबी जी। उन्होंने कई वो पहलू बताए जिनका सीधा संबंध भारत से है, भारत सरकार से है, भारत की जनता से है, हमसे और आपसे है। चूँकि अ, जो 1965 और 1971 में युद्ध हुए भारत-पाकिस्तान के बीच, आप अगर थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि उस समय ईरान में सरकार थी रज़ा शाह पहलवी, जो अब अमेरिका से वापस आना चाहते हैं, ईरान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ईरान के वो बादशाह बनना चाहते हैं। इनके पिता की ईरान में सत्ता थी और उनके पिता की सरकार ने पाकिस्तान को तमाम आर्म्स, तमाम हथियार, गोला-बारूद सप्लाई किया था और पाकिस्तान का साथ दिया था। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत का ईरान में कितना बिज़नेस है, कितना इन्वेस्टमेंट है और सबसे अहम बात, इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस को अगर आप एक किनारे रख दें तब भी ईरान कितना सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, दुनिया के उस क्षेत्र से जुड़ने के लिए, कारोबार के लिए, ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं या वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, तो निश्चित तौर पर ये भारत सरकार के लिए एक चुनौती होगी, मुश्किल घड़ी होगी और पूरे देश के लिए एक संकट हो सकता है। खैर, आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, किसी बड़े विषय के साथ जिसका सीधा आपसे सरोकार होगा। हमें दीजिए इजाज़त।